नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 10 जनवरी 2017 की सेकेंड शिफ्ट के रीजनिंग के सारे प्रश्न यहां पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए जो हमारा पहला प्रश्न था उसमें आपको दिया गया था कि किसी वर्ग की प्रत्येक साइड को यदि आप 7% तक बढ़ा देते हो तब उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ये हमें निकालना है। तो पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो हमें यह देखना है कि जो बदलाव करना है आपको फाइनली वो किस में करना है। जैसे यहाँ पर आपको दिया था वर्ग के क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। अब ये देखो कि जो भुजा थी वो बढ़ कितनी रही है, 7% बढ़ रही है, इसका मतलब वो 107 हो जाएगी क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो पहले 100 थी और 7% यदि आप बढ़ा दोगे तो 107 हो जाएगी। तो एरिया कितना बदलेगा ये चीज निकालना है। तो पुराना वाला एरिया आप मान लेना, माना कि कितना है 100 यूनिट है। पुराना वाला एरिया आपने कितना मान लिया, माना कि 100 यूनिट है। अब जो साइड बढ़ानी है वो कितनी बार बढ़ानी है, 2 बार बढ़ानी है। तो साइड कितनी थी आपकी 7% बढ़ रही है तो कितना आ जाएगा 107/100। स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए ये काम हम 2 बार करेंगे, 107/100। यदि यहाँ पर क्यूब होता तो ये चीज हम 3 बार कर लेते हैं बराबर। अब ये देखना है कि नया वाला एरिया कितना आएगा। ये दोनों नंबर आपस में कट जाएंगे। यदि हम 107 का गुणा 107 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 1 4 4 और 9 और बटे में कितना चल रहा था आपका 100 चल ही रहा था। अब यदि आप इसमें 100 का भाग लगाओगे तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के केवल दशमलव लग जाएगी, मतलब नया वाला एरिया कितना आ जाएगा आपका 114.49। अब आपको यह देखना था कि परसेंटेज कितना परसेंट बढ़ा है। तो पुराना वाला कितना था 100 और नया वाला कितना आ गया 114.49। तो 100 से कितना ज्यादा आया, तो 100 से ज्यादा आया है 14.49। यही परसेंटेज की क्या हो गई है, यहाँ पर वृद्धि हो गई क्योंकि 100 पर परसेंटेज निकालेंगे फिर से ये आ जाएगा। तो इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपको दिया हुआ था कि नंबर अल्फाबेट जो सीक्वेंस होती है आपकी अक्षर श्रृंखला, इसमें आपको क्या निकालना है, तीसरा वाला स्वर निकालना है। तो स्वर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे पास अल्फाबेट में टोटल स्वर होते हैं। अब ये बोला गया था कि तीसरे वाले स्वर के बाद 10वां अक्षर कौन सा होगा। तीसरा वाला स्वर कौन सा है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तीसरे वाला स्वर ये हो चुका है आपका आई, और इस आई के बाद 10वां अक्षर निकालना है। तो 10 या तो आप गिनते गिनते जाओ या फिर हमें पता है कि आई का नंबर कितना होता है, आई का नंबर 9 होता है, ठीक है। अब 9 के बाद आपको क्या कर देना है, 10वां नंबर इसमें ऐड करना है। तो एक काम करते हैं, 9 में यदि हम 10 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19, और 19 नंबर पर क्या आता है एस। तो आपकी इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 एस इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिखाए गए क्रम में अगली आकृति का चुनाव करना था कि अगली आकृति कौन सी होने वाली है। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि देखो यहाँ पर आपका केवल एक ही पार्ट इसका शेडेड है। ये पार्ट यदि यहां पर था तो इसने इसको यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज एक स्थान छोड़ करके 2 स्थान छोड़ करके तीसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1 2 और 3 स्थान आगे खिसका रहा है। जैसे यहाँ पर था तो 3 स्थान इधर आ चुका है, तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि कहाँ गया है, तो -3, मतलब रिटर्न गया ना एंटी क्लॉकवाइज, तो -3 नाम दे दो इसको, ठीक है। उसके बाद यदि ये यहाँ पर था तो उसके बाद इसने क्या करा, इसके जस्ट आगे क्लॉकवाइज एक स्थान शिफ्ट कर दिया है। मतलब हम ये बोलेंगे अगली बार क्या कर रहा है, वो +1 कर रहा है, ठीक है। फिर वापस से यहाँ से ये देखना है कि 1 स्थान 2 स्थान तीसरे स्थान पर शेडेड आ चुका है, मतलब फिर से क्या हो गया यहाँ पर -3 +1 -3, तो अगली बार क्या कर देगा, वो +1 कर देगा, बस सिंपल बात है। तो ये यहाँ था तो ये कहाँ आ जाएगा, अब इस बार आ जाएगा यहाँ पर। तो आपका ये करेक्ट आंसर क्या आएगा, शेडेड पार्ट जो होगा वो लगभग आपकी घड़ी के हिसाब से देखोगे तो 3 और 6 के बीच वाले में चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको यहाँ से ओड फाइंड करना था। तो देखो अपहरण का मतलब होता है किडनैप कर देना, भगा ले जाना, छीनना और हत्या कर देना। मतलब इन सब चीजों में क्या हो रहा है, किसी भी चीज को आप अनावश्यक या एक गैर कानूनी तरीके से अपहरण कर रहे हो या फिर उसको भगा रहे हो, अपने साथ में ले जा रहे हो। और इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट उस चीज को आप मर्डर ही कर रहे हो, मतलब मार ही डाल रहे हो। तो ये तो चीज बिल्कुल खतरनाक हो जाएगी। तो आपका इस सवाल का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, हत्या करना इन सबसे अलग चीज हो जाएगी। इस क्वेश्चन में आपको यह चीज निकालना था कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई रकम 2 साल में 96% तक बढ़ जाएगी। इसका मतलब यदि हम सामने वाले को 100 रुपए दे रहे हैं तो वो 96 रुपए का हमें क्या दे देगा, ब्याज दे देगा, और कुल मिलाकर के 196 रुपए आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के सवाल जब भी आए तो आपको क्या कर देना है, जो अमाउंट होता है आपका, अमाउंट कितना बना और प्रिंसिपल कितना बना, तो जो अमाउंट है उसको आप ऊपर लिख दोगे और जो प्रिंसिपल है उसको आप नीचे लिख दोगे। और उसकी पावर हमेशा क्या लगती है, समय लगता है। तो समय यहाँ पर कितना है, 2 है। तो आप कुछ ऐसा करो कि यहाँ पर पावर 2 बन जाए। तो पावर 2 बनाने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 14/10, और 14/10 की पावर कितनी लग जाएगी, यहाँ पर 2 साल। 2 साल का टाइम है ना, इसलिए 2 का स्क्वायर परफेक्ट बन ही जाएगा। तो 14/10 की पावर 2 लगा सकते हैं, ये इसके ही बराबर होगा। तो कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि यदि हमने 10 रुपए दिए हैं तो 10 रुपए के ऊपर 4 रुपए क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। और 10 रुपए के ऊपर 4 रुपए ब्याज मिल रहा है, मतलब दर निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 रुपए ब्याज देने वाला कौन है, 10 रुपए। तो 100 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा, तो यहाँ से आप 0 से 0 काट दोगे, आंसर कितना मिलेगा, 40%, यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 40%।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये वाला आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। इसमें आपको ये दे रखा था कि यदि आप फ्रेंड्स को इस प्रकार से कोड करते हो तो ये जो आपका लिखा हुआ है इसको किस प्रकार से कोड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखना, जैसे ये वाले अल्फाबेट जो है कोई भी नंबर बदले नहीं। टोटल कितने थे, 6 थे, तो 3 का जोड़ा अलग कर दिया, 3 का जोड़ा अलग कर दिया, और जो आगे वाले 3 थे, आगे वाले 3 का जोड़ा था, इसको इन्होंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया इस प्रकार से क्रॉस में। जैसे आई था तो आई आगे आ जाएगा, आर वहीं रह जाएगा और एफ यहीं रह जाएगा। इसको भी रिप्लेस कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, डी एन ई आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन्होंने यहाँ पर क्रॉस में रिप्लेस किया है, वही काम यहाँ पर भी कर देंगे हम। तो यहाँ पर 4 है तो पहले वाले 4 अलग कर दो, अगले वाले 4 अलग कर दो। तो यहाँ शुरुआत कैसे हो जाएगी आपकी, ए से, फिर कौन आ जाएगा, ए के बाद कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, और फिर कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। यहाँ पर ये एन आगे आ जाएगा, ओ, और फिर क्या आ जाएगा, आई, और फिर क्या आ जाएगा, टी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए एल ई आर एन। ये जो भी है, जिस भी ऑप्शन में आपका आंसर दिख रहा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न कैंसिल किया हुआ था, देखते हैं क्यों कैंसिल हुआ था। आपको ये जो अल्फाबेट या नंबर की सीक्वेंस दी हुई है, इस नंबर की सीक्वेंस में आपको कितने 7 ऐसे हैं, हमें क्या ढूंढना है, हमें 7 ढूंढना है। और जो 7 आप ढूंढ रहे हो वो 1 के तुरंत बाद में आना चाहिए। मतलब हमें ये देखना है कि 1 और 7 दोनों क्या होना चाहिए, 7 साथ में आना चाहिए। 1 के तुरंत बाद 7 आ रहा है ना, तो 1 और 7 दोनों साथ में होना चाहिए। लेकिन 9 से तुरंत पहले नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर लास्ट में क्या होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए। दूसरा कोई भी नंबर होगा लेकिन 9 नहीं होना चाहिए। तो हम पहले 17 ढूंढ लेते हैं कि 17 कहाँ कहाँ आ रहा है, और जहां पर भी 17 आ रहा है उसके बाद में 9 नहीं आना चाहिए बस। तो हम ये देख लेते हैं 17 कहाँ कहाँ है। तो 17 तो अभी तक तो मिला नहीं हमें, अभी तक कहीं पर भी 17 मिल नहीं रहा है, अभी तक कहीं पर भी 17 नहीं मिल रहा है। ये 17 यहाँ पर मिल चुका है, लेकिन 17 के बाद में 9 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 9 बन रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा कोई जोड़ा बनेगा नहीं। आगे हम देखेंगे, आगे हमें 17 कहाँ मिल रहा है, 17 हमें यहाँ मिल चुका है, लेकिन इस 17 के बाद भी 9 आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा जोड़ा नहीं होगा। तो आपने यहाँ से यहाँ तक सब जगह चेक करा, ऐसा कहीं पर भी जोड़ा नहीं मिल रहा है जहां पर 1 के तुरंत बाद 7 आए और पीछे 9 ना आए। इसका मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसमें कितने जोड़े हैं, तो 0 जोड़े हैं। ऑप्शन में कोई दिया हुआ नहीं था, इस वजह से ये सवाल क्या हो गया, वहां पर कैंसिल कर दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना था, किन किन नंबर का, 2 का, 3 का और 5 का। तो एचसीएफ जो होता है वो हमेशा निकालने का तरीका पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि जब भी आपको ऐसे सवाल दिए, तो ये तो बिल्कुल छोटा सवाल है, तो हमें क्या कर देना है कि कोई भी 2 नंबर ऐसे पकड़ लो जो बिल्कुल पास पास में है। जैसे यहाँ पर 2 और 3 बिल्कुल पास में, इनका अंतर ले लेना। हमेशा कितना आ रहा है, 1। तो आपका जो एचसीएफ होगा वो या तो इनका अंतर होगा या उसका कोई भी मल्टीपल होगा। देखो, जिन भी नंबर में कोई प्राइम नंबर आ गया, इसका मतलब इनका एचसीएफ हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 ही ऐसा नंबर है जो सबको काट पाएगा, बाकी कोई है नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ था कि इसमें आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी आपको जहां पर एक अल्फाबेट लिखने से ज्यादा सीक्वेंस कंप्लीट हो रहा हो, उस वाले को पहले फिल कर दो। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे कि यदि हमने इसको कैसे भी करके इसको फिल कर दिया, तो आपका यहां से लेकर यहां तक पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। यहाँ पर देखना, पीछे की साइड में डबल सी है, डबल बी है, हो सकता है यहाँ पर डबल ए आ रहा हो। तो जैसे हमने यहाँ पर डबल ए रखा तो ये डबल ए वाला भी बन गया जोड़ा। तो डबल ए आ गया हमारे पास, डबल बी आ गया, डबल सी आ गया। तो यहाँ से देखते हुए लग रहा है कि आगे भी डबल ए, डबल बी, डबल सी बन सकता है। तो यहाँ पर ए तो आ ही रहा था, तो हमने यहाँ पर 1 रखा, तो डबल ए आ गया, डबल बी आ गया, डबल सी बन जाएगा। डबल ए आ गया, डबल बी आ गया, डबल सी बन रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका सारा जो ब्लैंक थे वो फुल हो चुके हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए सी बी ए। तो ए सी बी ए मतलब आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, ए सी बी ए इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर इस ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद 4 से डिवाइड करना है। मतलब ये 4 इसके बटे में आएगा, यदि 4 बटे में आएगा तो ये 2 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, और 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, केवल 29। तो कुल मिलाकर के इस प्लस से पहले सारे नंबर को सोल्व करने पर आपको 29 मिल रहा है। प्लस आगे देखते हैं, यहाँ पर इन दोनों का क्या कर रहे हो आप, डिवाइड कर रहे हो। मतलब 3 से इसको काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 22 बार। 22 को यदि आप 2 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 44 मिलेगा। माइनस देख लेते हैं आगे। यदि आप 10 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, केवल 3, और 3 का गुणा 4 में कर देंगे तो 3 चौक 12, यहाँ पर 12 मिल जाएगा आपको। तो यदि इन सबको आप सोल्व करोगे, यूनिट प्लेस ही देख लो, पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, 9 से 10, 11, 12, 13, और 13 में से यूनिट प्लेस 3 आ रहा है, मतलब 3 में से कितना माइनस करेंगे हम, 2। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी यानी 61 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बाकी पूरा करने की जरूरत है नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ था कि 609 को 61 से कितनी बार डिवाइड किया जाता है कि शेषफल 61 से कम आ जाए। देखो, शेषफल तो हमेशा वैसे भी 61 से कम ही आना चाहिए, क्योंकि भाजक से तो कम ही होता है रिमाइंडर। तो हम फिर भी निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दे रखा था आपका 609, इसको हमें डिवाइड कैसे करना है, 61 से। ये पूछ रहा है कि भागफल निकालो, क्योंकि भाज्य बराबर ये बीच वाला जो होता है वो भाज्य होता है। तो भाज्य में यदि हम भाजक का भाग लगा रहे तो भागफल कितनी बार जाएगा।
तो यहाँ से आप देखना, यदि ये 61 है, 61 से हम 60 को तो काट नहीं पाएंगे, इसका मतलब हमें तीनों नंबर एक साथ लेके चलने हैं। तो यदि हम तीनों नंबर एक साथ लेंगे तो 61 का यदि 10 गुना कर देते तो कितना आ जाता है 610। 610 के बिल्कुल नजदीक है, मतलब आपको 9 बार भाग लगाना पड़ेगा। 9 बार यदि इसमें भाग लगाएंगे तो 9 एकम 9, 9 छंग 54, मतलब कितनी बार जाएगा ये 549 बार। इसको आप घटाओगे तो यहाँ तो 0 मिलेगा, यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा, 4 जाएगा तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 60 मिल रहा है। और शेषफल आपका 61 से कम आया कि नहीं आया, 61 से कम है। और आपने भाग कितनी बार लगाया, 9 बार लगाया, इसलिए आपका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 9 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि यहाँ पर आपको दिया हुआ था कि इसकी कोडिंग इस प्रकार से की जाती है तो क्रिकेट की कोडिंग किस प्रकार से की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस जी का जो कोड होता है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, इसकी सीक्वेंस कितने नंबर पर आती है, 7 नंबर पर। इसकी नंबर कितना होता है 18, इसका नंबर कितना होता है 15, इसका नंबर कितना होता है 21, इसका कितना होता है 14, इसका कितना होता है 14, इसका कितना होता है 4। तो ये वाला 7, 18, 15, 21, 14, 4, यही नंबर इन्होंने लाइन से लिख दिया है, बस और कुछ भी नहीं किया। तो सी का नंबर कितना होता है 3 होता है, आर का 18 होता है, आई का 9 होता है, सी का 3 होता है, के का कितना होता है 11 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है और टी का कितना होता है 20 होता है। 31, 89, 311, 31, 89, 311, अभी तक तो सब एक जैसे चल रहे हैं और 520 लास्ट में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 31, 8, 9, 3, 1, 1, 5, 2, 0। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रॉन्ग फाइंड करना था कि इस क्रम में कौन सा गलत है वो चीज निकालो। देखो करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बाकी सबसे थोड़ा बहुत मिस्टेक करके बैठा हुआ है। देख लेते हैं क्या मिस्टेक है, किसी एक से मिला लो, सबसे मिलाने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर क्या है 0 O 000, 0 O 000, ये सब में सेम दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। उसके बाद है I J डबल आई नहीं है, यहाँ पर सिंगल आई है। आई जे डबल आई नहीं है, यहाँ पर भी सिंगल आई है। आई जे डबल आई नहीं है, यहाँ पर सिंगल आई है। मतलब दोनों जे के बीच में एक एक आई आ रहा था, लेकिन यहाँ पर कितने आई दे दिए, 2 आई दे दिए। इसका मतलब ये बाकी सबसे क्या हो गया, अलग हो गया है। तो ये इस सवाल का करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये बाकी सबसे अलग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 3 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात दिया हुआ था और उनमें कुछ परसेंटेज आपने बढ़ा दिया है, तो उनकी वर्तमान चालों का रेशो कितना होने वाला है ये निकालना है। तो पहली वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, हमारे पास 20 थी। दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, 19 थी। और तीसरी वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, हमारे पास जो ओरिजिनल चाल है वो कितनी थी, 18 यूनिट थी। आपने इसमें परसेंटेज बढ़ा दिया है, मतलब जो 20 यूनिट था वो भी बढ़ जाएगा, 19 यूनिट था वो भी बढ़ जाएगा और 18 यूनिट था वो भी बढ़ जाएगा। इस 20 यूनिट वाले को कितना परसेंट बढ़ाया आपने, 18%। 18% बढ़ाया तो कितना आ जाएगा 118/100। इसको 19% बढ़ाया, मतलब ये कितना आ जाएगा 119/100। और इसको कितना परसेंट बढ़ाया है, 20% बढ़ाया, मतलब ये 120/100 आ जाएगा। यदि यहाँ पर आप देख पाओगे अनुपात निकालना है, मतलब तीनों जगह से बटे में क्या है 100 है, वो तो कट ही जाएगा, कोई काम का ही नहीं है 100। अब आगे देख पाओगे यहाँ पर कोई भी नंबर हमारे पास कटने जैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि इन तीनों नंबर को आप काटोगे तो कटेगा नहीं, इसलिए हम यदि गुणा करेंगे यहाँ पर तो 0 की जगह तो 0 रहेगा। 8 दूना 16 का 6 हासिल 1 रहेगा। यहाँ पर 22 और 1 कितना आ जाएगा 23, मतलब 2360 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है। आगे देखते हैं क्यों नहीं कट रहा है। इन दोनों का भी गुणा करोगे तो यहाँ पर आपका 1 यूनिट दिखेगा लास्ट में, इकाई का अंक। इन दोनों का गुणा करोगे तो यहाँ से 0 यूनिट दिखेगा और ये सब कुछ कटने जैसे दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि कटेगा नहीं। इकाई का अंक देख लो डायरेक्ट 9 9 81, मतलब 1 आएगा। 8 का गुणा 0 में करेंगे मतलब 0 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर किरण ने विभिन्न विषयों में इतने इतने नंबर प्राप्त किए, तो उसका एवरेज निकालना है, औसत कितना होने वाला है। तो बिल्कुल आसान सवाल है, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते थे, औसत निकालने के लिए करना कुछ भी नहीं, जितने भी अंक दिए हुए हैं सबको जोड़ लो और बटे में कितने सब्जेक्ट थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। ऊपर तो सम लिखना है, सबको जोड़ करके लिखना है, तो हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, यूनिट प्लेस जोड़ रहे हैं पहले, तो 9 और 9 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 26 और यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आएगा 35, 35 और 3 38, 38 का 8 हासिल कितना रहेगा 3 रहेगा। 3 और 4 7, 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 और 4 कितना होगा 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। इसको काटेंगे हम तो कितनी बार कटेगा, 6 चौक 24, 1 बचेगा 6 3 18, मतलब काटने के बाद आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 43। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना था। यहाँ पर आप देख पाओगे कि 2 से 6 हो चुका है, मतलब कितना जोड़ रखा है आपने +4। 6 से 12 हो चुका है, मतलब कितना जोड़ रखा है आपने +6। 12 से यहाँ पर 20 हो चुका है, मतलब कितना जोड़ रखा है यहाँ पर 8। 6 4 8, इसका मतलब अगली बार कितना जोड़ा होगा 10 जोड़ा होगा, क्योंकि सम नंबर जोड़ रहे हैं। 10 यदि जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपको सीटिंग की प्रॉब्लम दी हुई थी। यहाँ पर एक कंपनी के 7 प्रबंधक एक वृत्तीय मेज के गिर्द बैठे हुए हैं, मतलब 7 मैनेजर यहाँ पर बिठाने हैं, तो 2 और 2 4, 2 6 और 1 ये हो जाएगा 7। यहाँ पर 2 सीटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एक गलत हो जाए तो कम से कम दूसरी तो सही रहेगी।
उसके बाद आपको पता चला कि टी जो है वो क्या है, एक वित्त प्रबंधक नहीं है। इसका मतलब टी वाले को आप फाइनेंस में नहीं बिठा सकते हो। और उसको कहां बिठाना है, टी वाले को उसको बिठाना है उत्पादन का जो मैनेजर है उस एस के बाईं ओर बिठाना है। तो हम सबसे पहले एस को बिठा देते हैं। और एस के बारे में तो आपको पता चल गया कि वो किस कैटेगरी का है, वो है उत्पादन कैटेगरी का है। और एस के बाईं ओर बिठाना है, तो यहां पर हमने किसको बिठा दिया, टी को बिठा दिया। लेकिन टी किस में नहीं आएगा, टी वित्त में नहीं आएगा। तो यहां पर हम किसी भी कंडीशन में किसको नहीं बिठाएंगे, वित्त को नहीं बिठाएंगे, नहीं बिठाएंगे, इसलिए आपने यहां पर गोला लगा दिया। उसके बाद आपको दे रखा था कि आर को कहां बिठाना है, तो आर को बिठाना है एस और क्यू के बीच में, या क्यू और एस के बीच में। देखो यहां पर पहले से एस बिठा दिया है आपने, फिक्स कर दिया है। क्यू इधर आ नहीं सकता है क्योंकि बीच में आर बैठने की जगह है नहीं। तो यहां पर किसको बिठा देंगे हम, एस और क्यू के बीच में बिठाना था, तो यहां पर क्यू आ जाएगा और यहां पर कौन आ जाएगा, आर। तो आर को बिठा दिया आपने क्यू और एस के बीच में, तो ये भी चीज हमारे फिक्स हो चुकी है। और आर का मतलब अभी भी आर के बारे में बात चल रही है कि आर को यहां बिठा दो और वह गुणता नियंत्रक प्रबंधक है। मतलब ये जो आर है ये कहां जाएगा, आपका गुणता वाला प्रबंधक हो जाएगा। उसके बाद वित्त प्रबंधक क्यू के दाईं ओर बैठा हुआ है। मतलब ये जो क्यू जहां पर भी आपने बिठाया है उसके राइट साइड में बिठा दो। तो ये क्यू यहां पर है, इसके राइट साइड में, मतलब यहां पर कौन आ जाएगा, वित्त वाला आ जाएगा। जब वित्त वाला यहां नहीं आ रहा था तो वित्त वाला ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। कौन है अभी बाद में देखेंगे, इसके दाईं ओर बैठा हुआ है। बाकी बाद में बोल रखा था कि वी जो है वो वित्त प्रबंधक के दाईं ओर बैठा हुआ है। वित्त तो यहां बैठा रखा था, इसके दाईं ओर यहां पर कौन आ जाएगा, वी बिठा दिया आपने। यू एक संक्रिया प्रबंधक है और टी और वी के बीच में बैठा हुआ है। तो टी और वी ये दोनों यहां पर बैठे हुए हैं, इन दोनों के बीच में हमारे पास जगह खाली है। यहां पर किसको बिठा दिया आपने, यू को। और यू कौन सा है, एक संक्रिया प्रबंधक है। तो यहां पर हमने यहां लिख देते हैं यू किस कैटेगरी का है, तो वो संक्रिया प्रबंधक है। और टी और वी के बीच में बिठा रखा था तो वो भी हमने बिठा दिया। अब आपको देखना था कि ये किस प्रकार से निर्धारित है, वो चीज आपको बताना है। अब प्रश्न ये पूछ रखा था कि वित्त प्रबंधक मतलब ये वाला संक्रिया प्रबंधक से कितनी दूरी पर बैठा हुआ है। ये संक्रिया वाला यहाँ है, यहां से ये वित्त वाला कहाँ बैठा रखा है ये आपको देखना है। तो ये यहां से देख पाओगे आपकी ये बाईं और पहले और दूसरे नंबर पर बैठा रखा है। बस यही पूछा है कि बाईं और दूसरे नंबर पर है, केवल नंबर बताना था। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ये प्रश्न कोडिंग का प्रश्न है। यहां पर आपको बोल रखा था कि यदि इस वाले कोड के लिए आपको ये वाला कोड निश्चित करना है और आपको ये दे रखा था कि इसको आप इस प्रकार से कोड करते हो, तो यकीन के साथ मतलब फिक्स निकालना, कंफर्म करना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसके लिए आप कोड अनुमानित नहीं किया जा सकता है, मतलब फिक्स चीज नहीं बता पाओगे। तो यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हो कि क्या चीज हमारे पास है। यदि हम इस वाले को देखेंगे तो यहाँ पर देखना आप, एलिफेंट भी है हमारे पास और ARE भी है। मतलब यहाँ पर एलिफेंट भी है हमारे पास और AE भी है। बाकी बच कौन रहा है यहाँ पर, ये वाला जिसको हम काट नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन दिख नहीं रहा है। इसका मतलब हम ये बता नहीं पा रहे कि एलिफेंट के लिए कौन सा कोड है और आर के लिए कौन सा कोड है। मतलब होगा इन दोनों में से कोई एक। यहाँ पर भी आप देखना इसके कोड आप देखना, यहाँ पर एक तो है हमारे पास LAF, यहाँ पर भी है LAF, और दूसरा क्या है हमारे पास NIB, तो यहाँ पर भी है हमारे पास NIB। मतलब एलिफेंट के लिए या तो NIB होगा या LAF होगा, लेकिन कंफर्म नहीं कर पा रहे कि किसके लिए होगा। तो आपका इन ऑप्शन में से क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, जिसका हम कंफर्म बता नहीं पा रहे हैं। इसके जैसा एक और आर भी है, क्योंकि ऑप्शन में यदि ARE होता तो वो भी हम निकाल नहीं पाएंगे। तो आर भी ऐसा ही शब्द है और एलिफेंट भी ऐसा ही शब्द है, लेकिन फिलहाल क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एलिफेंट इस सवाल का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में दे रखा था कि एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 5 सेकंड में, मतलब एक यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस व्यक्ति को पार करने में उस रेलगाड़ी को कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि इसका टाइम बहुत कम है, 5 सेकंड में पार कर गई। और 300 मीटर लंबा पुल है, मतलब एक पुल था, उस पुल की लंबाई हमें दे रखी थी कितने मीटर है, 300 मीटर है। तो इस 300 मीटर लंबे पुल को वो पार करने में कितना टाइम ले रहा है, वो ले रहा है आपका 20 सेकंड ले रहा है। व्यक्ति की लंबाई यदि हम रेलगाड़ी के कंपैरिजन में देखें तो कुछ होती नहीं है, इसलिए इसको 0 मान लेते हैं। तब आपको ये निकालना था कि रेलगाड़ी की चाल भी बताओ और उसकी लंबाई भी बताओ। तो रेलगाड़ी की चाल हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार के सवाल को डायरेक्ट कर लिया करो। यहाँ पर देखना, यहाँ 5 सेकंड में रेलगाड़ी चली गई थी और यहाँ पर 20 सेकंड लग रहे हैं। कारण क्या है, ये 15 सेकंड बढ़ गए ना। तो ये 15 सेकंड बढ़ने का जो रीजन पता चला वो ये चला कि यहाँ तो कुछ चलना ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर 300 मीटर दूरी एक्स्ट्रा आ गई। तो हम ये बोल देंगे 15 सेकंड बनने का कारण यही है क्योंकि 300 मीटर की दूरी ज्यादा चलनी पड़ी। तो 300 मीटर जाने में वो 15 सेकंड ले रही थी। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 300 मीटर जाने में 15 सेकंड लग रहे हैं। इस वजह से आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 15 दूना 30 यानी 20 मीटर पर सेकंड इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो 20 मीटर पर सेकंड यहाँ वाली ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये दोनों तो है नहीं। तो हमें स्पीड तो पता चल गई। उसके बाद हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई को निकाल लेते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई मतलब जब वो इस व्यक्ति को पार कर रही थी, इसका मतलब उसने खुद की लंबाई को पार करा। तो लेंथ बराबर क्या होता है, या इसकी जो दूरी होती है, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम।
मतलब 20 इंटू 5 कर देते हैं, क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो 5 सेकेंड में खुद को पार कर गई, मतलब 20 इंटू 5 कितना आ जाएगा यहाँ पर 100। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड और 100 मीटर इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ये हमने यहाँ पर व्यक्ति को पार करवाया है। इसकी जगह यदि आप पुल को भी पार करवाते तो भी आंसर आ जाता। कैसे? क्योंकि लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो हमारे पास दी हुई थी 20 मीटर पर सेकेंड, और इस पुल को पार करने में उसको कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड लगे थे। तो 20 इंटू 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा 400 मीटर। मतलब यहाँ पर उसने 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी थी। उस 400 मीटर में से 300 मीटर तो पुल का ही है। इसका मतलब बाकी का जो 100 मीटर आ रहा है वो 100 मीटर खुद का है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या आएगा, फिर भी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू निकालना थी, यहाँ पर बटा नहीं है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों को सेपरेट किया हुआ है। इसको यदि आप देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 109 इंटू ए माइनस बी मतलब इन दोनों को घटाना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा केवल 7, और बटे में कितना चल रहा है हमारा 70 चल ही रहा था। 7 से इसको काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा 10 बार, और 10 से काट रहे हैं, इसका मतलब दशमलव कहाँ लग जाएगी, 10 के पीछे से एक संख्या छोड़ के। तो आंसर क्या आएगा 10.9, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 10.9। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन दोनों को यदि आप अतिव्यापित करते हो यानी ओवरलैप करते हो, एक के ऊपर एक को रखना है, तो आपको जो कौन सा आंसर मिलेगा वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा करके डायरेक्ट यदि इसके ऊपर रख देंगे तो ये वाला जो एरो है वो तो यही आ जाएगा बीच में। तो आपका जो आंसर आएगा, बाकी सबसे मिलान कर लेना, आंसर क्या मिलेगा आपको, जो करेक्ट आंसर है वही हमने यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी ऑप्शन ABCD में दिखा रहे हैं। इस प्रश्न में आपको दिया था कि किसी गांव में 6 औरतें एक दिन में 8 घंटे काम कर सकती है और 10 दिन में काम समाप्त कर देती हैं। तो 10 औरतें एक दिन में 6 घंटे काम करती हैं, तो ये काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो पिछले हर वीडियो में लगभग इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। उसको करने के लिए हमने एक ट्रिक बताई थी आपको कि इस प्रकार के सवाल जब भी आए तो हम ये देखते हैं कि मजदूर कितने लग रहे हैं, मजदूरों ने काम कितना किया है और मजदूरों ने समय कितना लिया है। मतलब मजदूर, कार्य और समय इस प्रकार से आप लेके चल सकते हो। मजदूरों की जगह मशीनें हो सकती है, गायें हो सकती है, इंसान हो सकते हैं, कुछ भी हो, जो हिलने डुलने वाली सारी चीजें मजदूरों की जगह रख दो। और काम तो आप देख लोगे कितना काम वो कर रहे हैं, 1 2 3 यूनिट में मान सकते हैं, लेकिन समय जो रहेगा वो दिनों में, घंटों में और महीनों में हो सकता है। यहाँ पर देखना, पहले वाले बोल रखा था पहली वाली लाइन में कि 6 औरतें हैं, तो मतलब मजदूरों की जगह हम रख देंगे 6 औरतें। एक दिन में कितना काम कर रही है वो 8 घंटे, इसका मतलब 8 घंटे समय में चला जाएगा। और 10 दिन तक काम किया इन लोगों ने, मतलब समय भी 10 है फिर से, तो यहाँ पर इंटू 10 आ जाएगा। और एक काम कर रही थी, काम कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी आपको मर्जी पड़े। उसके बाद ये बोल रखा था कि 10 औरतें से काम करवाना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मजदूरों की जगह 10 औरत। और एक दिन में कितना घंटे काम कर रही है वो 6 घंटे काम कर रही थी, यहाँ पर लिख देंगे हम 6 घंटे। और उन्हें उसी कार्य को समाप्त करना है, मतलब काम वही है। यदि आपने पहले 1 माना था तो फिर से 1 मान लो। कितना समय लगेगा तो हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया, माना कि x दिन लगेंगे। यदि ये वाली सीक्वेंस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद कुछ नहीं करना है, इन दोनों का इस प्रकार से गुणा कर दो, नीचे वाले का ऊपर वाले में, और इन दोनों का इस प्रकार से गुणा कर दो, तीनों का आपस में गुणा करना है। यदि हम 10 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, केवल 10 इंटू इन दोनों का गुणा करने के बाद फिर वापस 6 इंटू x, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से 6 इंटू x, या 6x भी लिख सकते हैं। इन तीनों का गुणा करना है वापस से, तो यहाँ पर कितना है, केवल हमारे पास 6 इंटू 1 का गुणा हम कर नहीं रहे, इंटू कितना आ जाएगा 8 इंटू 10। जो नंबर कटने जैसे उनको काट लेते हैं, 10 और 6 यहाँ पर भी है, 10 और 6 यहाँ पर भी है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 8, यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। 8 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इस वाले को हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए अभी अपने यहाँ पर रख दिया इसको 334 प्लस 315 को अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे तो 13 का 2 गुना कितना होगा 26, प्लस यहाँ पर कितना दिया हुआ था आपको 212, माइनस कितना दे रखा था 313, बराबर आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क के साथ आंसर कितना आने वाला है। तो पहला काम तो हम यूनिट प्लेस पहचान कर लेते हैं कि यूनिट प्लेस कितना आ रहा है, क्योंकि यूनिट प्लेस लगभग इन दोनों में एक जैसा है, पर बाकी लगभग सब जगह एक जैसा है। तो यहाँ पर आप देखना, ये 5 और 4 दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 9, मतलब पॉजिटिव तो हमारे पास 9 हो गया। 9 में हम कितना जोड़ देंगे, 2 और जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा आपको 11। 11 में यूनिट प्लेस कितना होता है 1, बाकी क्या है हमें नहीं देखना है, मतलब हमारा पास 1 तो मिलेगा जो कि पॉजिटिव है, मतलब बड़ा नंबर है। माइनस कर रहे हैं हम, घटा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये 6 और 3 ये कितना आएगा 9, मतलब जो भी हमारा माइनस वाला नंबर है उसके पीछे कितना आएगा 9। जब भी कोई भी संख्या हो जिसके पीछे 1 रहे और उसमें से आप दूसरी संख्या को घटा रहे हो जिसके पीछे 9 रहे, तो हमें आंसर के रूप में जो भी मिलेगा उसके पीछे कितना आएगा 2 आएगा इकाई के अंक से। तो आपका 2 किस में दिख रहा है, केवल ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका करेक्ट आंसर भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 422। पूरा भी करके देखोगे तो भी कितना मिलेगा आपको 422।
इस प्रश्न में आपको दिया हुआ था कि तान्या के दादाजी 16 वर्ष पहले उससे 8 गुना बड़े थे और अब से 8 साल के बाद उसकी आयु का 3 गुना हो जाएंगे। तो 8 साल पहले तान्या और उसके दादाजी की आयु का अनुपात कितना है, ये चीज हमें निकालना थी। तो पहले हम ये काम कर लेते हैं कि तान्या के दादाजी की आयु का रेशो इस साइड में लिखेंगे और तान्या का रेशो इस साइड में लिखेंगे। तो तान्या का रेशो हम इस साइड में लिख लेते हैं। बीच में हमेशा क्या होगा, आपका प्रेजेंट एज होगी। और यदि आपसे बोले कि इतने साल पहले उतने साल पहले, तो हम कहाँ चलेंगे, ऊपर की साइड में, और बाद में बोले तो हम कहाँ चलेंगे, नीचे की साइड में। कुल मिलाकर के ये तो होता है आपका प्रेजेंट, और ये होता है ऊपर की साइड में हम पास्ट लिखते हैं और नीचे की साइड में हम फ्यूचर लिखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा बेसिक इसका बता दिया था। तान्या के दादाजी 16 साल पहले उससे 8 गुना बड़े थे, मतलब ये आज से कितने साल पहले चलना है हमको, -16। 8 गुना थे, इसका मतलब तान्या का रेशो 1 था, तो दादाजी कितने हो जाएंगे, 8 का। ठीक है, आज से 8 साल के बाद उसकी आयु का 3 गुना हो जाएंगे, मतलब ये प्रेजेंट एज है, इससे 8 साल बाद चलना है, और इससे 3 गुना होने का मतलब तान्या 1 की है तो दादाजी कितने के हो जाएंगे, 3 के हो जाएंगे। तो हमें ये निकालना था कि अभी से, वर्तमान से 8 साल पहले तान्या और उसके दादाजी की आयु का रेशो क्या है। वर्तमान मतलब ये वाली लाइन है, इससे 8 साल पहले चलना है। 8 साल पहले हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो 16 साल पहले का मान है। तो पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से 16 साल पहले निकाल लेते तान्या थी कितने की। तो यहाँ पर हम तान्या की एज निकाल रहे, तो हम कितना रखेंगे, 1। जो तान्या का रेशो है वो 1 है। नीचे की साइड में चलना है, रेशो कहाँ दे रखा है, नीचे। तो बीच में वर्षों का अंतर कितना आ रहा है, 24 ईयर। तो वर्षों के अंतर को हम लिखते हैं बीच में, इनटू सामने वाले दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 3 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको, केवल 2 बटे में इन दोनों का अंतर लेना है। तो 8 एकम 8 और 3 एकम 3, तो 8 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा, केवल 5। मतलब बटे पे क्या करना है, दोनों का क्रॉस गुणा करना है और दोनों को घटा देना है। तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। तो ऊपर मिलेगा आपका 24 का 2 गुना कितना मिलेगा आपको, 48, और बटे में कितना चल रहा है, 5। मतलब इसको हम यदि 5 से काटेंगे तो 5 से 5 नम 45, 3 बचेगा, 5 छंग 30। तो कुल मिलाकर के तान्या की एज उस समय कितनी आ रही है, अभी तो रहने दो दशमलव में, कितना आएगा, 9.6 ईयर। ये हो गई आपकी तान्या की एज उस समय की, मतलब 16 साल पहले की। दादाजी 8 गुना बड़े थे, 8 गुना बड़े थे, मतलब इस 9.6 में 8 का गुणा कर देंगे तो 8 छंग 48 का 8, हासिल कितना रहेगा, 4। 8 नम 72, 73, 74, 75, 76। तो कुल मिलाकर के 76.8 ईयर दादाजी की एज उस समय थी। अब हमें तो निकालना था कि आज से 8 साल पहले निकालो, तो ये तो प्रेजेंट एज है, 16 साल पहले का पता है, 8 साल पहले का निकालना है। तो एक काम करें, इसमें 8 साल और जोड़ दें। 8 साल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तान्या 8 साल पहले कितने की थी, तो वो थी 17.6, क्योंकि इसमें 8 साल ऐड कर दिया आपने। ठीक है, दादाजी में भी 8 साल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.8 तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा। 8 साल और जोड़ रहे तो कितना आ जाएगा, ये 84.8। ये दोनों का आयु का आपका जो प्रेजेंट एज है 8 साल पहले की, वो आ चुकी है। अब हमें निकालना था इन दोनों का रेशो, तो रेशो निकाल लेते हैं हम। दादाजी कितने के थे, 84.8 के, और तान्या कितनी की थी, 17.6 की। दशमलव के बाद दोनों ही नंबर एक जैसे हैं, दोनों कट जाएंगे आपस में। 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8। 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 1 बचेगा, 4 चौक 16। अब ये दोनों फिर आपस से 4 से काट सकते हैं, 4 5 20, और 1 बचेगा, 4 तिया 12। 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी आंसर कितना आएगा आपका, 53:11। 53:11। लेकिन उन्होंने पूछा क्या था, तान्या पहले बोल रखा है और दादाजी को बाद में बोल रखा है। तान्या का नाम पहले लिया है, इसका मतलब 11 इधर आ जाएगा, और दादाजी का नाम बाद में लिया मतलब 53 इधर आ जाएगा। तो रेशो क्या आएगा आपका, 11:53, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न में आपको रॉन्ग नंबर फाइंड करना था कि गलत संयोजन का पहचान करें। देखो यहाँ पर सीरीज धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है, इसका मतलब पहले वाले नंबर में हमने कितना ऐड कर रखा है, प्लस का 12 ऐड कर रखा है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 12। और 12 इस 17 में कितना ऐड कर रखा है, 20 ऐड कर रखा है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 20। इस 37 में कितना ऐड कर रखा है, इसमें आपने 28 ऐड कर रखा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस का 28। अब यहाँ पर आप देखना, इस 12 में 8 जोड़ा तो 20 आया, 20 में 8 जोड़ा तो 28 आया, 28 में भी हमें 8 ही जोड़ना था, तो 28 में यदि हम 8 जोड़ते तो 36 आना चाहिए था। और यदि हम 36 को यहाँ पर लिखते, 36 से यदि ऐड करते तो यहाँ पर कितना आता, 6 और 5 11 का 1, कैरी 1 बचता। कुल मिलाकर के हमें यहाँ 101 मिलना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर होगा। देख लेते 101 यदि होता, उसके बाद हमें यहाँ पर कितना है, देखो इसमें 28 है, इसमें 8 जोड़ रखा है, इसमें भी यदि हम 8 जोड़ते तो कितना मिल जाता आपको, ये कितना मिलता है आपको यहाँ पर 44। यदि हम 44 इसमें ऐड करते 101 में तो 145 मिल रहा है, जो कि करेक्ट है। इसका मतलब बीच में 100 नहीं होना चाहिए था, उसकी जगह क्या होना चाहिए था, 101। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 101 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको इस वीडियो के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।